स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो हिस्ट्री का मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है अप्रैल के महीने में, ठीक है। तो उसी मिड टर्म एग्ज़ाम जो हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर की वीडियो सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन, आपके 8वें वाले भी प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न के मैं आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ देख सकते हैं कि कुछ जो सामान्य निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। हम सीधा वीडियो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा सेक्शन ए आता है और सेक्शन ए में आपके 17 प्रश्न हैं, ठीक है, जिनमें से आपको 16 का आंसर देना है। यानी कि अगर आपको कोई एक नहीं आता है तो चिंता मत कीजिए, अगर आपने 16 किए हैं तो आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं एमसीक्यू वाला। सबसे पहला प्रश्न है, सुमेरी प्रथम ज्ञात भाषा थी किसकी? मेसोपोटामिया, रोमन साम्राज्य की, हड़प्पा की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुमेरी जो है वो प्रथम ज्ञात भाषा थी मेसोपोटामिया की। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। सेकंड प्रश्न है कि सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? कृषक, विवाद, भूमि का टुकड़ा, धार्मिक समुदाय। तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, ये भी सभी को पता होगा कि भूमि का टुकड़ा जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि चर्च के द्वारा कृषक से 1 वर्ष के अंतराल में लिया जाने वाला उपज का 10वां भाग जो था वो क्या कहलाता था? टीथ, आबे, टैली या पैरिश। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों फर्स्ट वाला, टीथ कहलाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि प्रिंसिपेट की जो स्थापना थी वो किसने की थी? प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी? सीजर ने, ठीक है, ऑक्टोवियन ने, ऑगस्टस ने या टिबेरियस ने। तो प्रिंसिपेट की जो स्थापना है वो ऑगस्टस ने की थी, ठीक है, यानी ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि खुशन वीसी जो है इससे आप क्या समझते हैं? ज्यामितीय डिजाइन को, सुंदर लिखने की कला को, इमारत को या बाग को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि खुशन वीसी का जो अर्थ है वो है सुंदर लिखने की कला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि प्रथम जो खलीफा था, सबसे प्रथम खलीफा कौन था? अबू बकर, उमर, उस्मान या अली। तो इसका सही आंसर है अबू बकर, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मिलान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके जो प्रश्न पत्र है इसमें एक मिलान भी पूछा गया है। इस मिलान को करने में आपको थोड़ा टाइम लग गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि पहला देख लेते हैं कि पेपायरस। तो पेपायरस जो है वो एक सरकंडा जैसा पौधा जिसमें लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें ऑगस्टस की तो ये एक रोमन सम्राट था, ठीक है। फिर वहीं अगर हम बात करें सालिडस की तो ये एक सोने का सिक्का था और डिनारियस की तो ये एक चांदी का सिक्का था। अब हमें देखिए ऑप्शन चूज़ करना है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से जो सही है वो देखिए कौन सा है, ठीक है। तो आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, जिसमें से जो सही होगा वो है सेकंड वाला, कि पहले का बी दूसरे का फर्स्ट, पहले का बी दूसरे का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ एंड फोर्थ का थर्ड। यानी कि ये वाला जो मिलान है ये सही है, ठीक है। बहुत ही आसान मिलान था बच्चों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है कि आपको ये जो कथन है ये गलत लिखा हुआ है, आपको ये इसको सही करके लिखना है। कथन है कि रोमन लिपि कीलाकार लिपि कहलाती थी। अब देखिए यहाँ पे रोमन लिपि जब बोल दिया है तो रोमन की लिपि तो रोमन लिपि खुद हो गई, लेकिन ये जो कीलाकार लिपि है ये किसकी लिपि थी? तो कीलाकार जो लिपि है वो आपको पता ही है किसकी है, मेसोपोटामिया की लिपि है। तो यहाँ पे रोमन लिपि की जगह आप लिखेंगे कि मेसोपोटामिया लिपि कीलाकार कहलाती है, ठीक है। रोमन की जगह क्या लिखेंगे? मेसोपोटामिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक डैश के रूप में संगठित होते थे। तो इसका आंसर दोस्तों बहुत आसान है कि जो प्रत्येक शिल्प होते थे या फिर उद्योग होते थे ये एक डैश के रूप में संगठित होते थे। उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था श्रेणी। क्या कहते थे बच्चों? उसे कहते थे श्रेणी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि पैगंबर मोहम्मद जो थे वो डैश कबीले से संबंध थे। कौन सा कबीला था वो? तो वो कबीला था कुरैशी कबीला। क्या नाम है उसका? कुरैश कबीला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए
कि डैश एक ऐसी संस्था थी जिसमें रोमन कुलीन एवं अभिजात वर्ग का बोलबाला रहता था। वो ऐसी कौन सी संस्था थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेनेट सभ्यता, यानी कि सेना सभ्यता, सॉरी जो संस्था थी, क्या नाम बताया मैंने आपको? सेना या फिर सेनेट संस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एन मरकज जो था वो डैश नगर का शासक था। वो किस नगर का शासक था? ओ नगर का या मारी नगर का? तो इसका सही आंसर है बच्चों उरुक नगर का शासक था। किसका? एन मरकज जो है वो उरुक नगर का शासक था। ठीक है, आई होप यहाँ तक के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है कि मेसोपोटामिया जो है, अब यहाँ पे क्या है कि सही और गलत आपको बताने हैं। इन 4 प्रश्नों में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है कि मेसोपोटामिया राइन और डैन्यूब नदी के बीच में स्थित है। तो ये वाला जो है वो गलत है। दूसरा प्रश्न है आपका कि रोमन साम्राज्य के प्रमुख 3 खिलाड़ी जो थे वो एक सम्राट था, एक अभिजात वर्ग था और एक सेना था। तो ये वाला आंसर सही है। तीसरा है कि 9वीं से 16वीं सदी के यूरोप में स्त्रियां भी पादरी बन सकती थी। 9वीं से 16वीं सदी के यूरोप में स्त्रियां भी पादरी बन सकती थी। ये वाला भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, फिर 4 है कि उम्मयाद अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के चाचा का वंशज मानते थे। तो ये वाला भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे देखिए जो उम्मयाद है, उम्मयाद की जगह ये कथन जो है वो अब्बासियों ने कहा है। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे कि अब्बासी अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास का वंशज मानते थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो सही और गलत लिखिए था ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें एक चित्र दे दिया गया है। ठीक है, अब इस चित्र के माध्यम से आपको ये बताना कि ये चित्र जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये चित्र देखिए, ये जो चित्र है वो मेसोपोटामिया में जो मारी नगर है, मारी में एक राजा का महल है जिसका नाम है जिमरीलियम। क्या नाम है उसका? जिमरीलियम। इसका नाम देखिए यहाँ पे आगे भी होगा, ये रहा राजा जिमरीलियम का। ठीक है, ये वैसे तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, लेकिन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो मैंने आपको नाम बता दिया है कि इस महल का नाम ये है। ठीक है, मेसोपोटामिया के मारी नगर के राजा का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या है कि एक मार्क्स के 3 प्रश्न हैं। ठीक है, और ये चित्र के आधार पर पूछे गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से ये देखने से ही पता लग रहा है कि ये एक मोहर से संबंधित है। किससे? जो मोहरें होती हैं, जो सिक्के होते हैं, उनसे संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक जो मोहरें थीं वो किसकी बनी हुआ करती थी? प्रारंभिक मोहरें किससे बने होती थीं? तांबे की, चांदी की, लोहे की या पत्थर की? तो प्रारंभिक मोहरें जो थी बच्चों वो पत्थर की बनी हुआ करती थी। ठीक है, जब आप ये जो है इसको किताब में खोलेंगे तो वहाँ पे एक दिया होगा इसी से संबंधित, मतलब ये जो स्रोत आधारित प्रश्न है ये उसी में दिया है। जब आप किताब खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको, कौन सा पेज नंबर है। पेज नंबर है आपका 39। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 39 खोलेंगे तो आपको उस पर ये सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए प्राचीन काल में मोहरों पर चिन्ह अंकित होते थे। हाँ ये सही है। मोहरें बेलनाकार होती थी, ये सही है। कुछ मोहरें कांसे एवं पीतल के बनी होती थी, ये गलत है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही है, केवल पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा तीसरा सही है या सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सेकंड वाला, कि ऑप्शन मतलब जो पॉइंट फर्स्ट है और सेकंड वाला है ये सही है। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? सेकंड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक कथन को रूप में दूसरे एक आदि के रूप में दर्शाया गया है, तो हमें उसका सही आंसर यहाँ पे बताना है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि पहला कथन है मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती है। कारण मुद्रा पर कभी कभी ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्ट देवता का नाम और उसकी अपनी पदीय स्थिति आदि। तो इसमें देखिए केवल कथन ए सही है, केवल कथन आर सही है। कथन ए और कारण ये दोनों ही सही हैं, पर कारण कथन आर का मतलब कथन ए का स्पष्टीकरण नहीं है और ये है कि स्पष्टीकरण है। तो इसका सही आंसर है लास्ट वाला। ठीक है, कि स्पष्टीकरण इसका है, मतलब कथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है।
ठीक है। आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 का कि जब मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका के पत्र पर घुमाया जाता था, ठीक है, जब मोहर को मिट्टी की बनी जो पत्रिका होती थी उस पर घुमाया जाता था पट्टिका पर, तो क्या होता था, पट्टिका के जो होती थी उसे खराब कर देता, उस पत्र की प्रामाणिकता का प्रतीक बन जाती थी, पट्टिका को तोड़ देता था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि उस पत्र की जो प्रामाणिकता होती थी वह उसका प्रतीक बन जाती थी। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 18 के जो जितने भी प्रश्न होते थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जिसमें एक सेकेंड यहाँ पे देखिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको आप वीडियो को पॉज करके जो स्रोत दिया हुआ है इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, हम सीधा आंसर की बात करते हैं। तो पहला है कि जो हिप्पोड्रोम था ये क्या था, एक रंगशाला थी, एक फव्वारा था, मंच मंदिर था, या घुड़दौड़ का एक मैदान था। तो इसका सही आंसर है जो हिप्पोड्रोम है ये एक घुड़दौड़ का मैदान था। ठीक है, फिर है रोम में द्वितीय श्रेणी के जो परिवार थे इनकी प्रतिवर्ष आय जो थी वो कितनी थी, 4000 पाउंड, 1000 से 1500 पाउंड, 5000 पाउंड या 3500 पाउंड। तो रोम में जो द्वितीय श्रेणी के परिवार थे इनकी प्रतिवर्ष आय थी 1000 से 1500 पाउंड, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के जो प्रमुख 3 खिलाड़ी थे उनमें शामिल कौन कौन से थे। ठीक है, सम्राट, पादरी, अभिजात वर्ग और सेना। आपके ऑप्शन है फर्स्ट, मतलब ऑप्शन का है, खा है, गा और गै, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए उसमें सम्राट भी शामिल था, अभिजात वर्ग भी और सेना भी। अब हमें ऑप्शन कौन सा ढूंढना है जिसमें 1, 3 और 4 सही हो। तो जो हमारा सेकंड वाला है 1, 3 और 4, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी का कि एक मध्यम आकार के रोमन शहर में क्या हो सकता था। एक घुड़दौड़ का मैदान हो सकता था, अनेक मंच और मंदिर हो सकते थे, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नानागार हो सकते थे, या उपरोक्त सभी। तो एक मध्यम आकार के रोमन शहर में ये उपरोक्त सभी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, ये हो सकती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 के जितने भी प्रश्न होते थे ये भी आपको पता चल गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन सा गलत है और कौन सा सही गया है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी स्रोत आधारित प्रश्न है आपका बच्चों। आप इसे भी वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। ठीक है, देखिए आंसर प्रश्न है पहला कि आदर्श विद्यार्थी के विषय में ये जो विचार प्रकट किए गए हैं ये किस व्यक्ति के विचार हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं अब्द अल अतीफ़ के, ठीक है, फिरदौसी ने, इब्न सीना ने, या फिर रुदकीक ने। तो इसका सही आंसर है बच्चों अब्द अल लतीफ़ ने आदर्श विद्यार्थी के जो विचार हैं वो प्रकट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आदर्श विद्यार्थी जो है इसके गुण क्या होने चाहिए। अध्यापक का आदर व सम्मान करे, सीखने में अध्यापक का सहारा लेना, पुस्तक को कंठस्थ करना और उपरोक्त सभी। तो इसका सही का आंसर है आदर्श विद्यार्थी के जो गुण हैं वो उपरोक्त सभी होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कथन आर और सी की तरह एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहले कथन है कि विद्यार्थी को पुस्तक कंठस्थ करने एवं उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहिए, कारण यदि पुस्तक खो जाती है तब भी वह विद्यार्थी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है केवल कथन 1 सही है, केवल कथन आर सही है, या फिर कथन ए और दोनों ही सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, और कथन दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसका सही आंसर है बच्चों जो 4th वाला है कि कथन ए और कारण दोनों ही सही हैं, और कथन जो कारण आर है वो कथन का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे कर देता है। ठीक है, फिर देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि अध्यापक का ज्ञान सीमित हो उस दौरान जो विद्यार्थी होता है उसे क्या करना चाहिए। योग्य अध्यापक की तलाश जारी रखनी चाहिए, आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए, जो कुछ अध्यापक दे सकता है उसे प्राप्त कर ले, और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है कि यदि अध्यापक का ज्ञान सीमित हो तब विद्यार्थी को उपरोक्त सभी जो कार्य है ये करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर आपको पता चल गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब जो है हमारे
तीन मार्क्स के यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं और सभी प्रश्नों के आंसर मैंने लिखे हुए हैं बड़े ही सुंदर तरीके से। ठीक है, 3 मार्क्स के बच्चों हमारे यहाँ पे 4 प्रश्न हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है मेसोपोटामिया की जो मेसोपोटामिया भौगोलिक विविधता का देश है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि मेसोपोटामिया जो है वो एक भौगोलिक विविधता वाला देश है, आप ये किस प्रकार कह सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं हम। देखिए मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली विशेषता क्या है, इराक जो मेसोपोटामिया है इसे अभी वर्तमान में इसे इराक कहते हैं। तो इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान हैं जिनमें छायादार पेड़ व पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसके पूर्व में दजला की सहायक नदियां हैं। ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का यहाँ पर एक अच्छा साधन भी उपलब्ध है। ठीक है, तीसरा है दजला व फरात नदियों ने इस मैदान को सुंदर, रमणीय और हरा भरा तथा उपजाऊ भी बनाया है। यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होने से फसल भी काफ़ी अच्छी होती है। भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, घास फूस होती हैं, उनसे पेट भर के खाना खाती हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, क्या क्या हैं, इराक एक भौगोलिक विविधता का देश है जिसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान हैं, छायादार पेड़ हैं और पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पूर्व में इसके दजला और फरात नदियां हैं जो कि ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन भी हैं। दजला व फरात नदियों के यहाँ पे मैदान होने की वजह से यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी सुंदर लगता है, हरा भरा और उपजाऊ वाला लगता है। नदियों के कारण जो भूमि है उपजाऊ है, सिंचाई अच्छी हो जाती है और फसल भी अच्छी उगती है। पांचवा है कि भेड़ बकरियाँ तथा जो भेड़ बकरियाँ हैं ये उगने वाली घास फूस को खा लेती हैं और भूमि जो है उपजाऊ बनी रहती है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि 3री शताब्दी के संकट की रोमन साम्राज्य के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसके मैं आपको सिंपल जो पॉइंट हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा हम बड़े जो आंसर है वो आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर। तो 225 ईस्वी में ससानी वंश के शापुर प्रथम ने लगभग 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया और जो 3री शताब्दी का संकट था वो यहीं से शुरू हो गया। रोम की पूर्वी राजधानी जिसका नाम था एंटियोक, क्या नाम था रोम की पूर्वी राजधानी, एंटियोक, इस पर जो जर्मन मूल की इकाई थी, जो जनजातियां थीं, उन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है, डैन्यूब नदी की सीमाओं पर आक्रमण किया जा रहा था। रोमन साम्राज्य की जो डैन्यूब नदी की सीमाएं थीं उन पर आक्रमण किया जा रहा था। ठीक है, और जो विदेशी लोग थे यानी कि बाहर के जो शासक थे, विदेशी लोग थे, उनके द्वारा भी रोमन साम्राज्य के जो जितने भी क्षेत्र थे उन पर आक्रमण किया जा रहा था। लगभग 47 वर्षों में 17 सम्राट सत्ताधीन हुए, यानी कि 47 वर्ष यानी कि 2 वर्षों में एक सम्राट हर बार चुना गया। जबकि एक सम्राट अगर बन गया तो वही सालों साल चलता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। लेकिन रोमन साम्राज्य में इस दौरान क्या हुआ, 3री शताब्दी के दौरान ही, कि 50 वर्षों में, यानी लगभग 50 वैसे 47 है, तो 47 वर्षों में 25 सम्राट जो थे उन्होंने अपनी सत्ता खोई और नई प्राप्त की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अब्बासी क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं अब्बासी क्रांति के बारे में। उम्मयाद शासन वंश जो था वो राजतंत्र पर आधारित शासन था। अरब सैनिक अधिकांशतः जो ईरान से आए थे वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। अरब नागरिकों से करों में रियायतों और विशेष अधिकार देने के वायदों को उन्होंने पूरा नहीं किया था, इसीलिए ये नाराज थे। ठीक है, फिर है कि ईरानी मुसलमानों को अपनी जातीय चेतना से ग्रसित अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा, जिससे भी किसी भी अभियान में शामिल होने से, जो अभियान जितने भी होते थे इनके, उसमें शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। अब्बासी शासकों ने भी खिलाफत की धार्मिक स्थिति तथा कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं को विद्वानों के संरक्षण को प्रदान किया। और जो अब्बासी थे इन्होंने भी उम्मयादों की तरह जो राजतंत्र था उसी राजतंत्र पर शासन कायम रखा था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 है सामंतवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो आइए सामंतवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे पहले एक छोटी सी लाइन लिखेंगे कि फ्रांसीसी समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था, एक पादरी, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा कृषक वर्ग। सामंतवाद जो है यह एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। ठीक है, सामंतवाद एक ऐसे समाज की ओर इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड, दक्षिण इटली में विकसित हुए थे। तीसरा लिखेंगे, किसान अपने खेतों पर काम के रूप में सेवा प्रदान करते थे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। ये जो सामंत थे ये क्या होते थे, ये मतलब इसका अर्थ ये है कि जो किसान हुआ करते थे वो खेतों में काम करते थे, अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, और जब कभी आक्रमण हो जाता था तो जिनकी ज़मीनों पर ये काम करते थे वो इन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान किया करते थे। ठीक है, तो सामंतवाद के बारे में ये पॉइंट लिखेंगे। फिर दोस्तों हमारे 8 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जितने भी प्रश्न हैं आपको, जितने ये अथवा वाले प्रश्न, मैं सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताऊँगा। ठीक है, जिससे कि आपने अगर दूसरा लिखा है तो वो भी पता चल जाएगा, अथवा से पहले वाले लिखा है वो भी पता चल जाएगा। पहला प्रश्न है बच्चों कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन। एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से ही हुई है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए। सबसे पहली विशेषता है मेसोपोटामिया की भाषा की विशेषता। इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद अकदी भाषा और उसके बाद अरामाइक भाषा बोली जाती थी। लगभग 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ था। यह हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी, और आज भी इराक के कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर ये जो भाषा है, कौन सी, अरामाइक भाषा, ये बोली जाती है। ठीक है, पहले विशेषता क्या हुई, मेसोपोटामिया की भाषा। दूसरा बच्चों लेखन कला का विकास। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं, जिन पर सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार लिपि के द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था और उन पर जो चित्र होते थे और चिन्ह होते थे उनकी संख्या अंकित की जाती थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हुआ लेखन कला का विकास। तीसरा बच्चों लेखन जो प्रणाली थी उसकी क्या विशेषताएं थी। लेखन प्रणाली की क्या विशेषताएं थी, मतलब जो विशेषताएं हैं उसके बारे में है कि जब लोगों को समाज में लेन देन की यानी कि व्यापार या फिर हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ी तब उन्हें लेखन कला का विकास का एहसास हुआ। इन्होंने फिर लेखन कला का विकास किया तो भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप देना होता था, यानी कि ये जो भाषा बोलते थे, जो ध्वनि होती थी, उन्हें एक दृश्य रूप देना होता था। ये ध्वनि के लिए कीलाक्षर या फिर कीलाकार चिन्ह का उपयोग करते थे तथा वह एक अकेला व्यंजन या फिर एक स्वर नहीं होता था बल्कि वो एक चित्र होता था, चिन्ह होता था। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिक होता था, अगर कोई लिपिक बनता है, लिपि की जानकारी रखता है तो उससे लगभग सैकड़ों की मात्रा में जो चिन्ह थे वो सीखने पड़ते थे। ठीक है बच्चों, अब आखिरी पॉइंट बचता है इसका काल गणना, जो कि मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। 1800 ईसा पूर्व आसपास पट्टिकाएं मिली हैं जिनसे यह पता चलता है कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रव्याधि, ब्याज या फिर आदि ऐसे गणितीय जो विषय होते हैं उनसे परिचित थे। ठीक है, फिर तीसरा है कि काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने 12 महीने को 1 महीने में, 1 महीने को 4 हफ्तों में, 4 हफ्तों को 1 दिन में और 1 दिन को 24 घंटों में और 24 घंटे को 1 घंटे में और 1 घंटे को 60 मिनट में विभाजन किया था। काल गणना के लिए लेखा जोखा भी लिखित रूप से रखा जाता था, मिला हुआ है जो कि हमें, और जैसे कि उदाहरण के लिए चंद्र ग्रहण तक इसका भी हिसाब रखा गया था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की ये कुछ विशेषताएं थी। आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका जो अथवा वाला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी, उस उदाहरण सहित इसकी पुष्टि
कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा वाला प्रश्न है, सुमेर के व्यापार में पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया कि उन दिनों व्यापार क्या होता था या नहीं जाना जाता। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया था कि एन मरकर ने अपने शहर को सुंदर मंदिर सजाने के लिए लाजवद और अन्य बहुमूल्य रत्न धातुएं ये मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत जिसका नाम था अरट्टा, इसे एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया और रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंगे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहता था। जब वह पहाड़ पर चढ़ता और उतरता तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के जो लोग थे उसे छोटे चूहे की तरह नमस्कार कहते थे, क्योंकि वो पहाड़ी पर चढ़ता, वापस आता, चढ़ता और फिर वापस आता। ठीक है, जो दूत था अरट्टा, ये मुखिया से लाजवद मणि चांदी नहीं ला पाया और वह बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौट आया। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरूक के राजा की ओर की तरह कोई धमकियां या फिर आश्वासन उधर से दे रहा था। अंत में दूत ने इतना दूत जो था वो इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया। उसने एन मरकर को संदेश में घालमेल कर दिया, यहाँ पे वो है गोलमेल कर दिया। तब राजा एन मरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन मिट्टी पर जो शब्द लिखने का रिवाज उस समय नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चरी जो पट्टिका थी उस पर जो शब्द थे वो कौल यानी कि कौलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी जो त्योरियां थी किसी राजा की वो चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। ठीक है, इस घटना को, जो घटना अभी मैंने आपको बताई है, इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन होता था। साथ ही उसमें मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति उत्कृष्टता की भी हमें झलक दिखाई देती थी। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका अथवा वाला प्रश्न था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है। 26 है कि रोमन वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला इनकी ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है कैसे। और इसी के अथवा में है कि रोमन साम्राज्य में जो स्त्रियां थीं इनकी कानूनी स्थिति की आलोचनात्मक जो समीक्षा है हमें वो करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं रोमन और इस्लामी वास्तुकला के बारे में। तो देखिए दोनों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये वाली लाइन लिख के सीधा आंसर लिखेंगे। सबसे पहला आंसर सबसे पहला पॉइंट है रोमन वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में। रोमन साम्राज्य की वास्तुकला अत्यधिक कुशलतापूर्ण थी। रोमन साम्राज्य के भवन निर्माण, ठीक है, वास्तुकला के प्रारूप रोमन शासकों के महान कलात्मक जो प्रेमी थे उनके बारे में दर्शाती है। रोमन कलाकारों ने वास्तुकला निर्माण के लिए दो नए प्रयोग किए थे, एक तो डॉट का प्रयोग और दूसरा गुंबदों का आविष्कार। ठीक है, रोमन वास्तुकला में निपुण कलाकार डाट की सहायता से 2 से 3 मंजिल इमारतें बनाते चले गए। डाट का इस्तेमाल करके इन्होंने पुल, द्वार और विजय स्मारकों के निर्माण में अधिक विजय के ऐसे जो जितने भी भवन थे उनका निर्माण रोमन साम्राज्य की जो वास्तुकला थी उसमें किया जाता था। उदाहरण के लिए रोम के फोरम जूलियस की दुकानें, चित्र नाइम्स के पास पांदु गार्ड फ्रांस, इनको उदाहरण है कि रोम के फोरस जूलियस की दुकानें। दूसरा है जो चित्र है नाइम्स के पास पांदु गार्ड फ्रांस। ठीक है, तो जो रोमन वास्तुकला है इसकी ये निम्नलिखित विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं इस्लामी वास्तुकला की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दी हुई हैं इस्लामी वास्तुकला की जो मुख्य विशेषताएं हैं
कि 10वीं शताब्दी की अवधि तक इस्लामी जगत का एक ऐसा स्वरूप उभरा जिसे पहचानना आसान था। अरब या मुस्लिम वास्तुकला निर्माताओं ने मेहराब, गुंबद इनका निर्माण करना रोमन लोगों से ही सीखा था। उन्होंने उनकी नकल पर उनके उत्कृष्ट मस्जिदों, इबादत गाहों तथा मकबरों व मेहराबों एवं मदरसों का भी निर्माण किया था। किन्होंने इस्लामी लोगों ने रोमन लोगों की नकल करके। ठीक है, फिर है कि इस्लामी राज्यों में अनेक धार्मिक इमारतें जो थीं उनकी पहचान इस्लामी जगत की पहचान बनी थी। मध्य एशिया से लेकर स्पेन तक जितनी भी मस्जिदें, मदरसे, मकबरे, उन सभी का मूल रूप एक जैसा था। उन्होंने वास्तुकला के निर्माण के लिए नवीनता, मीनारों और खुले शयन कक्ष आदि क्षेत्र में दिलचस्पी दिखलाई थी। ये सभी इमारतें मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक और व्यवहारिक आवश्यकताओं की ज़रूरतों को दर्शाती थी। ठीक है बच्चों, तो इस्लामी वास्तुकला के बारे में और रोमन वास्तुकला के बारे में आई होप क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का एक अगला प्रश्न था कि रोमन साम्राज्य में जो महिलाएं थीं उनके कानूनी अधिकार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, अथवा वाला प्रश्न है, तो रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी थी कि उन दिनों एकल परिवार की संस्कृति काफ़ी अधिक थी। सामान्यतः गणतंत्र के परावर्ती काल यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक जो विवाह का रूप था ऐसा था कि अपने पति को अपनी जो पत्नी होती थी अपने पति को सारी संपत्ति जो थी वो हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। ठीक है, फिर है कि महिला का जो दहेज होता था, महिला का शादी के समय जो उसे सामान दिया जाता था, जो दहेज होता था, ठीक है, वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का स्वतंत्र मालिक भी बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को स्वामित्व व संपत्ति एवं व्यापक जो कानूनी ये अधिकार थे प्राप्त थे। फिर दूसरा बात करते हैं कि कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था और पति को पूर्ण बौद्धिक स्वतंत्रता मिली हुई थी। सॉरी, जो पत्नी है इसको पूर्ण जो बौद्धिक स्वतंत्रता थी इसे मिली हुई थी। तलाक देना इस समय बहुत ही आसान था। इसके लिए पति अथवा पत्नी के द्वारा केवल विवाह भंग करने की इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था। दूसरी ओर पुरुष 28 से 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16 से 23 साल की आयु में की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को बढ़ावा मिलता था। ठीक है, फिर देखिए कि विवाह जो होते थे वो आम तौर पर परिवार के द्वारा नियोजित किए जाते थे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं पर उनके पति का अक्सर मतलब जो महिलाएं थीं उन पर पति जो थे वो अक्सर हावी होते थे, उन्हें मारा पीटा करते थे। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन, जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताए थे, इन्होंने लिखा कि उनकी माता की उनके पिता के द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए वहाँ अधिकतर पत्नियाँ इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर खरोंचे दिखाती रहती थीं। फिर कि अंततः पिताओं को अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक उदाहरण के लिए अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक कानूनी अधिकार पिताओं को प्राप्त था। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे और बच्चों को ठंड लगेगी तो वो मर तो जाएंगे ही। ठीक है, तो ये था यहाँ पे जो महिला को कानूनी अधिकार प्राप्त थे उसकी आलोचनात्मक वर्णन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 प्रश्न बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। वैसे तो देखा जाए 8-8 मार्क्स के 2 कंप्लीट हुए हैं, लेकिन 4 हो गए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है 2 प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 27 है कि इंग्लैंड में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं इनका वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ है बच्चों कि 14वीं सदी की शुरुआत तक
यूरोप का जो आर्थिक विकास था वो धीमा पड़ गया। ऐसा किन कारणों की वजह से हुआ, उन कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का पहला है कि इंग्लैंड में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले देखिए जो आर्थिक कारक हैं, सबसे पहला है पर्यावरण कि 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप के अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था, अतः कृषि के लिए उपलब्ध जो भूमि थी वो काफ़ी सीमित थी। इस समय यूरोप में जो सर्दियाँ थी वो जो शरद मौसम था वो बहुत प्रचंड था और लंबी अवधि के लिए था। फसल का उपज काल था, यानी कि फसलों के उपज उगाने का जो समय था वो काफ़ी कम था। ठीक है, इसके कारण कृषि की पैदावार काफ़ी कम हो गई। फिर कि 11वीं सदी से यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हो गया और औसतन तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषि को कृषक के लिए अब एक लंबी अवधि मिलने लगी थी। ठीक है, तो पर्यावरण पे पहला प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव पड़ा भूमि के उपयोग के संदर्भ में। क्या है? भूमि के उपयोग के संदर्भ में। प्रारंभ में कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म की थी। कृषि को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों को जोड़ी से चलाने वाली लकड़ी का हल था। ठीक है, यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच सकता था। वह भूमि की प्राकृतिक जो उत्पादकता थी उसे पूरी तरीके से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था, इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। फसल चक्र था वो एक प्रवाहीन तरीका था। ठीक है, तीसरा है नई कृषि प्रौद्योगिकी का विकास। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? नई कृषि प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक है, तो 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं। मूल रूप से लकड़ी के बने हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले और सांचेदार पटरे का उपयोग होने लगा। इसके फलस्वरूप भूमि में व्याप्त जो पौष्टिक तत्व थे वो बेहतर रूप से उगने लगे और बाहर आने लगे। पशुओं को हलों में जोतने के स्थान पर जो गले होते थे, मतलब पशुओं के जो हल हुआ करते थे वो पशुओं के गले के स्थान पर जुआ अब उनके कंधों पर रखा जाने लगा। इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी और कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुत अधिक होने लगा। अब इसके देखिए सामाजिक कारण में है कि चौथा वर्ग यानी कि जो नए नगरवासी थे इनका उदय हुआ। कृषि में विस्तार के साथ ही उससे संबंधित 3 क्षेत्र जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या 1000 से लगभग 420 लाख थी 1000 में, वही 1200 में 620 लाख और 1300 में 730 लाख होती गई, यानी कि जनसंख्या इसकी बढ़ती गई। तीसरा है पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और महिलाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी क्योंकि पुरुष बेहतर जीवन जिया करते थे। नगरों में लोग सेवा के स्थान पर उन लॉर्डों की, जिनकी जो लॉर्ड हुआ करते थे उनकी भूमि पर जो नगर बसे हुए थे उन पर कर देते थे। नगरों के बच्चों जो नगर हुआ करते थे कृषक परिवारों के जवान लोगों को वैधानिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावना यहाँ पे प्रदान होती थी। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कैथीड्रल नगर के बारे में। किसके बारे में? जो कैथीड्रल नगर था उसके बारे में, कि चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों के लिए अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। ठीक है, 12वीं सदी में फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। ये इनके आसपास का जो क्षेत्र था वो और अधिक बसता चला गया और उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो ये स्थान तीर्थ स्थल में बदल गए। इस प्रकार चारों तरफ छोटे छोटे नगर विकसित हुए और आर्थिक जो खुशहाली थी वो छाने लगी। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 27 था उसका पार्ट 1। ठीक है, फिर जो अथवा वाला प्रश्न था कि 14वीं शताब्दी में जो यूरोप का आर्थिक विस्तार था उसके धीमा पड़ने के क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए 13वीं सदी के अंत तक उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का जो स्थान था वो ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। पैदावार के जो मौसम थे वो भी काफ़ी छोटे हो गए। ठीक है, तूफान व सागरीय बाढ़ों से फार्म प्रतिष्ठान नष्ट हो गए। फलस्वरूप जो सरकार थी उसे कर कम मिला। पहले की गहन जुताई के
3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि कमज़ोर हो जाती थी। चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी आई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधन में कमी आई थी। ठीक है, 1315 से 1317 में यूरोप में एक भयंकर अकाल पड़ा और 1320 में लगभग हजारों की संख्या में पशुओं की मौत हुई थी। ठीक है, 9वां है ऑस्ट्रिया व सर्बिया में चांदी की खानों जो थी उसमें चांदी की उत्पादन में कमी आई। धातु मुद्रा में जो व्यापार था उस व्यापार में कमी आ गई। दूर देशों से व्यापार करने वाले जो पोत हुआ करते जहाज़ थे, वहाँ से जो चूहे आए जो कि अपने साथ न्यूमोनिक यानी कि प्लेग नामक महामारी बीमार लेकर आए, जिससे लाखों लोग संक्रमित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा है विनाशीलता के साथ आर्थिक मंदी के सामाजिक विस्थापन हुआ, मजदूरों की संख्या में कमी आई। ठीक है, तो ये कुछ जो कारण थे जिसकी वजह से 14वीं शताब्दी में यूरोप का जो आर्थिक विकास था वो धीमा पड़ गया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। ये स्रोत आधारित प्रश्न है बच्चों आपके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5 मार्क्स का हर एक स्रोत होगा। अब इसके आंसर आपको किस तरह से लिखने हैं वो देखिए। सेक्शन ई यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है। 1-1 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे। इसमें जो है स्रोत आधारित 5-5 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे। तो स्रोत आप पढ़ लीजिए। इसके आंसर देखिए क्या है कि भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक में नियमों की जो संख्या है, जो अध्याय है वो कितने हैं। अध्याय 47 का वर्णन कीजिए। मठ किस प्रकार बनाए गए थे। ठीक है, तो सभी के आंसर एक ही साथ देख लीजिए कि जो संख्या है अध्याय की वो है 73। ठीक है, अब जो 47 है उसके बारे में कि इसमें बताया गया है कि आलस्य जो है वो आत्मा का शत्रु है। भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ 5 बार करना चाहिए। मठ कैसे बनाने चाहिए। मठ इस प्रकार बनाने चाहिए कि आवश्यकता की जो समस्त वस्तुएं हैं और जो कार्यशाला है वो उसी के सीमा के अंदर है, जैसे कि जल, चक्की, उद्यान आदि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 के ये प्रश्न थे। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे और इसको आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सारे आंसर इसी में दिए हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों, एक सेकेंड। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 था, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है कि जो क्वेश्चन नंबर 28 है, ये 27 जो था यहाँ पे मैंने 28 लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर है इसमें इस क्वेश्चन की जो प्रिंटिंग है वो गलत है। ठीक है, अभी हमने 27 देखा था, 8 मार्क्स का प्रश्न है। यहाँ पे 27 की जगह 28 है ये। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 देखिए, ये भी हमारा स्रोत आधारित से प्रश्न है और सभी के सभी प्रश्न जो हैं, प्रश्नों के आंसर इसी पैराग्राफ में दिए हुए हैं। अब हम सिंपल सा आंसर देख लेते हैं कि कागज़ की जो उपलब्धता है इसके क्या लाभ हैं। ठीक है, तो कागज़ की उपलब्धता के कारण सभी प्रकार के वाणिज्यिक और निजी दस्तावेजों का लिखना सुविधाजनक हो गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इसमें कि मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का विशाल संग्रहालय कब मिला और कहाँ से मिला। ठीक है, तो 1896 में फुस्तात यानी कि पुराना काहिरा में बेन एजरा के यहूदी प्रार्थना भवन, जिसे सीलबंद कमरा जिसे कहते हैं गेनिज जिज्ञासा उच्चारण गनिगा के रूप में किया जाता था, यहाँ से मध्यकाल यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह मिला है। कहाँ से मिला है, यहाँ से। ठीक है, 1896 में फुस्तात यानी कि पुराना काहिरा। ठीक है, तीसरा है इसमें कि दस्तावेजों को संभालकर क्यों रखा गया। दस्तावेज जो थे उन्हें संभालकर क्यों रखा गया। ये दस्तावेज इस यहूदी प्रथा के कारण संभाल कर रखे गए थे कि ऐसे किसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसमें परमेश्वर है उनका नाम छपा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे ख़त्म होता है आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि जो आपका 31 क्वेश्चन था, मैप वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, उसी मैप वाले क्वेश्चन पर ही ये आपका 30 जो क्वेश्चन था इसका बाकी का पार्ट उसमें छपा हुआ था। तो बच्चों ने क्या किया, उनके सामने मजबूरी यही थी कि उन्होंने जो मैप था उन्हें आंसर शीट में देना था, तो इसी के साथ में उसका जो प्रश्न था वो भी चला गया। ठीक है, तो ये देखिए दासों के प्रति व्यवहार के बारे में इसमें बताया गया था, तो लेकिन इसका यहाँ पे जो पूरा पैसेज है वो तो है नहीं, इसके यहाँ प्रश्न भी है नहीं, तो इसे यहीं पे छोड़िए।
ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।